फ्लायर में आप सभी का स्वागत है। हाई फ्लायर की आज की कड़ी में मेरे साथ हैं पूर्व राज्य मंत्री नितिन गुप्ता जी। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। गुप्ता जी कैसे हैं आप? बस ठीक है। गुप्ता जी सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक सफ़र है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, राजनीति में हम लोग शुरू से बचपन से आना चाहते थे, स्कूल कॉलेज लाइफ से। जी पर उसके बाद में जब हमको समझ आया कि राजनीति में काफ़ी कठिन है, जी जैसे लोगों को देखते थे, तो फिर उसके बाद हमने सोचा, ये मन बनाया कि प्रयास किया कि किसी भी तरीके से कठिन परिश्रम करके निचले स्तर से जी राजनीति की शुरुआत करी। वार्ड स्तर से हमने राजनीति की शुरुआत करी जी और फिर हम लोग राजनीति करते करते उत्तर प्रदेश में जहाँ मौका मिला जी वहाँ जाके प्रचार किया, जनता गरीब लोगों की समस्या सुनी, बात सुनी, जहाँ जिसकी पीड़ा। हमारा ये मानना था कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर आपके पास आ जाता है या आपके संपर्क में आ जाता है, जी या अगर नहीं भी आता है और आपको पता चल जाता है कि वो पीड़ित है, तो उसके पास जाके या अपने आदमी भेज के, अपने लोगों को भेज के, अधिकारी को बता के, किसी भी माध्यम से कहीं भी हो उसकी मदद ज़रूर कर दीजिए। जी। अच्छा, जब आप बतौर राज्य मंत्री सपा सरकार में थे तो युवाओं के लिए क्या प्रेरणा स्रोत थे? आप युवाओं को मतलब अपने युवाओं के बारे में क्या सोचा था? देखिए, निश्चित तौर पर हमारा मानना था कि युवा जो है एक देश की रीढ़ है। पिछले 70 सालों से सरकारें ये बताती आ रही हैं कि हम युवा के साथ हैं, युवाओं के जी लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए। पर आज देश कहीं भी देखा जाए तो युवाओं को भागीदारी बहुत पीछे है, और युवाओं को जब मौका मिलना चाहिए वो मौका आज नहीं मिल पाता है। जी और मौका मिलता है जब उनकी युवा अवस्था ढल चुकी होती है, जी वो लोग युवा से आगे निकल चुके होते हैं, युवा पीढ़ी से आगे निकल चुके होते हैं, बुढ़ापे की ओर होते हैं। मन, तम, धन जब उनके पास में आ जाता है तो मन नहीं होता है। तो जी युवा की परिभाषा जो हिंदुस्तान के अंदर है या विश्व में है, मैं ये मानता हूँ और मेरा ये मानना है, और मैं ये चाहता हूँ कि युवाओं को 15 साल से 12 साल से नई उसमें आ जाएं। जी कम उम्र से अगर युवाओं को वो किया जाए, प्रेरित करना शुरू किया है राजनीति में आने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, तो वो उसमें कारगर होगा किसी न किसी रूप में। और युवाओं को एक प्रेरणा मिलेगी कि हमें कम उम्र में अगर आगे आएंगे तो वो कम उम्र से ये प्रयास करेंगे कि जो मेहनत करनी है, जो कार्य करने हैं, वो 18 साल की उम्र में करें। जो 30 साल में जाके वो समाज सेवा और काम करते हैं, 35-40 साल के बाद करते हैं, वो काम अगर वो 18 साल और 20 साल की उम्र में करेंगे, गरीबों की, असहायों की मदद करेंगे, तो उनका भी स्वयं व्यक्तिगत रूप से बात करें, उनका अनुभव आएगा और उनको कुछ मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। अनुभव आएगा, अनुभव से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए, जनता ये बात जानती है और हम भी ये बात जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है, जो भी संभावना होती हैं, वो फील्ड में होती हैं। आप ग्राउंड पे जाके काम करोगे, ज़मीन पे अगर काम करोगे, गांव में गरीब किसान के यहाँ, मज़दूर के यहाँ, या क्षेत्र में मलिन बस्तियाँ हैं, देखिए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मलिन बस्तियाँ, गांव, गरीब किसान ख़त्म हो जाना चाहिए। पिछले 70-75 सालों में जो माहौल चलता चला आ रहा है, हमारा ये मानना है युवा अगर इस पर जागरूक हो जाए, युवा एकजुट हो जाए, तो आगे 10 से 20 सालों में ये गरीबी में भी मिटाई जा सकती है और युवाओं को बेहतर अवसर भी प्रदान किए जा सकते हैं, जिससे कि वो अपनी अपेक्षा, अपनी उम्मीदों के अनुरूप कार्य करें और जो उनका मकसद है वो उस पर मकसद पर सफल होने के लिए प्रयासरत प्रयास रहें। में मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो युवा है उसको हम मतलब 10वीं 10 जब जो 10 वर्ष का हो जाता है तभी से हम उसको किसी न किसी बिजनेस में या अपने राजनीति में जाना है या जहाँ भी जाना चाहता है उसको तब से ही प्रेरित करना स्टार्ट करें। देखिए, निश्चित तौर पर युवा एक ऐसी अवस्था होती है, पहले होता था कि 15-18 साल पे युवा जी बच्चा समझ पाता था। जी आज बच्चा 7-8 साल का होता है, जी तो वो अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाना शुरू कर देता है जी कि क्या करना चाहिए, कैसे करूं मुझे। और अगर उसे 10 साल तक ये दिमाग में अपना एक माइंड सेट हो जाए जी कि मुझे राजनीति में जाना है, मुझे व्यापार में जाना है, मुझे इस चीज़ का व्यापार करना है, तो जो कि वो अभी इंटरनेट पर जी मोबाइल के ज़रिए 8 साल से 10 साल की उम्र में मोबाइल में गेम खेल रहा गेम होता है खेल और चीज़ खेल रहा होता है, तो उस फील्ड की अगर जानकारी टेक्निकली रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अगर वो इकट्ठा करता रहेगा कि कैसे बेचना है, कैसे खरीदना है, कैसे बनाना है, कैसे आता है, कैसे जाता है, तो निश्चित तौर पर उसको अनुभव आ जाएंगे। तो वो 17-18 साल, 15 साल में ये आगे करने के लिए होगा। 18 साल तक अगर जी करता है तो फिर वो कम उम्र में अच्छे अनुभव, अच्छे बुरे अनुभव लेता चला जाएगा। जी पढ़ाई भी साथ की साथ की जा सकती है, इसमें बिल्कुल। पढ़ाई साथ की साथ करता रहे। अच्छा, मैंने ये देखा कि आपने मात्र 29 साल में आपने एक बिजनेस भी इस्टेब्लिश किया, साथ में आप एक राज्य मंत्री भी 29 साल में बन गए।
ये जो इसके पीछे जो प्रेरणा स्रोत है या जो आपने मेहनत की है, इसके पीछे का जो एम है या जो इसके पीछे चीज़ें आपने कितनी मेहनत की, वो इसके बारे में थोड़ा बताइए लोगों को। देखिए, इन सब चीज़ों का श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूँ, अपनी माताजी को देना चाहता हूँ, क्योंकि पिताजी ने हमें बचपन में सिखा दिया था स्वयं मेहनत करो, स्वयं प्रयास करो, सफलता मिले तो उन चीज़ों का उपयोग करो। तो मैं पिताजी को इसका श्रेय देता हूँ और पिताजी का आज धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अगर हमें बचपन में लग्जीरियस लाइफ और लग्जीरियस चीज़ें दे दी होती, स्कूटर मोटरसाइकिल जो भी घर में हुआ करते थे, हमें जाने आने के लिए नहीं मिलते थे, अगर वो सब चीज़ें दे दी होती या मिलती चली जाती तो शायद हम इतने कठिन परिश्रम और प्रयास नहीं करते। कम उम्र में हमने प्रयास बिजनेस के शुरू कर दिए थे क्योंकि हमें पता था कि शायद घर से कुछ चीज़ ना मिले, तो इसलिए हम लोग कम उम्र में प्रयास करते चले गए। 17-16 साल की उम्र में, 16 साढ़े 16 साल की उम्र में हमने छोटे से निचले स्तर से व्यापार शुरू कर दिया था। छोटे छोटे कई व्यापार किए, उसमें समस्या आई, नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ, फिर गिर जाते थे, फिर उठ जाते थे, फिर नुकसान हो गया, फिर 2 साल में फिर प्रयास करते रहे, तो सकारात्मक प्रयास करते रहे। तो उसमें फिर हम लोग जिस इंडस्ट्री में गए, उसमें इंडस्ट्री में बिल्डिंग इंडस्ट्री, रियल इस्टेट इंडस्ट्री में काफ़ी एक बड़ी बढ़त मिली। और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रो करते गए, राजनीति हम साथ के साथ करते चले गए थे। 19 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति में आ गए थे और राजनीति हमने सक्रिय करते रहे। जिला छोड़ दिया कुछ समय के बाद, 5-6 साल शुरू की, 4-5 साल राजनीति करने के बाद जिले के साथ प्रदेश में करते रहे। तो इससे ये हुआ कि प्रदेश में कॉम्पिटिटर, जिले वाले कॉम्पिटिटर प्रदेश तक नहीं जा सकते थे। वो कहावत है ना, एक लकीर इतनी लंबी खींचते चले जाओ कि पीछे वाले आपके साथ ही अपने आप आपको छोड़ते चले जाएं और आपको कभी भी अपना प्रतिद्वंदी ना माने। प्रतिद्वंदी वो माने जो आपके साथ दौड़ सके। गुप्ता जी, एक चीज़ और है, एक राजनीतिक और एक व्यावसायिक, इस सफ़र को बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, निश्चित तौर पर सफ़र को बहुत बैलेंस करना बहुत कठिन होता है। कारण क्या है, पॉलिटिकल व्यक्ति से हर कोई नहीं जुड़ना चाहता है, राजनीतिक व्यक्ति से सब लोग दूर भागते हैं, कोई बात नहीं करना चाहता है, कम से कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते सोचते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति है तो शायद हम इससे अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे, या ये हमारे साथ में कुछ गलत या सही होता है तो हम इनसे कुछ कह नहीं पाएंगे। पर ऐसा मानना लोगों का गलत है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति भी एक इंसान होते हैं, वो भी व्यापार कर रहे हैं। आपको कोई चीज़ समझ आती है तो आप काम करते रहिए। कठिन होता है, पर हम लोग उस चीज़ को बैलेंस करते थे, क्योंकि लोग हमारे भरोसे, ज़ीरो से काम शुरू किया है तो लोग संपर्क में थे, भरोसा करते थे। तो और चीज़ों में भी जहाँ व्यवस्था बनती चली जाती, अरेंजमेंट होते थे, जैसा जैसा स्टाफ के साथ कमिटमेंट होते थे, वो सारे फुलफिल किए जाते थे। नितिन गुप्ता जी, आपने बात की अभी युवाओं की। आज का युवा जो है उसके हाथ में सारा डिजिटल है, लैपटॉप है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, फ़ोन है, तो इनको आगे बढ़ाने और दिशा निर्देश देने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी एक अपने आप में यूनिक है, कारगर है, मेहनती है, और अगर सफलता की बात करें, सकारात्मक ये लोग प्रयास करें तो इनके लिए मौके और अवसर सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि ये लोग सबसे मेहनत अच्छी कर लेते हैं और अनुभव ले रहे होते हैं। तो जैसा इनको सिखाया जाता है, बताया जाता है, उस हिसाब से काम भी कर लेते हैं। और जो अनुभव होते हैं, कार्य किया, अनुभव मिला, सकारात्मक कार्य किया और सफलता मिली, तो वो सफलता जब मिली तो वो सफलता उस कंपनी के लिए, उस एम्प्लॉय ने काम किया, नए बच्चे लड़के ने जो काम किया, तो वो सफलता तो कंपनी को मिली, पर उसका श्रेय और उसका अनुभव उस युवा व्यक्ति को मिलता है जिसने सफलता से काम किया और उसने पूरा कंसंट्रेशन किया माइंड काम पर, क्वालिटी ऑफ वर्क दिया, क्वालिटी दी, एक्यूरेसी दी, तो वो काम भी उतना ही सफल हुआ, उतना साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन हुआ। इससे उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ट हुआ, यस मैं ये सब काम कर सकता हूँ, पूरी सफलता, 100% सफलता के साथ कर सकता हूँ। तो मैं युवा पीढ़ी को एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपको पूरे जीवन में कोई भी काम मिले, पूरी मन, पूरी लगन, पूरी मेहनत और उसकी एक्यूरेसी, साफ़ सफाई, अगर नीट एंड क्लीन एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो वह जब चीज़, वो जो भी है, कुछ भी आप कर रहे हैं, वो अगर कंप्लीट होगा, पूरा हो जाएगा, तो आपका अपना मनोबल भी कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा। आप ये सोच के मत करिए कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, आप ये सोच के कोई भी काम पूरे जीवन में करो कि आप अपने अनुभव के लिए कर रहे हो। ये आपका अनुभव और आपका सोच बनेगी, और जब आप अच्छा काम करोगे तो आपका खुद का भी मन और दिल दिमाग कहता है यस ये सब मैं कर सकता हूँ, देखो मैंने कितना अच्छा, कितना सुंदर ये सब बनाया है।
आप अभी युवाओं से मतलब युवाओं को प्रेरित करने के लिए कुछ नया काम, कुछ इस तरह की समाज सेवा या कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, युवाओं के लिए तो हम शुरू से जुड़े हुए हैं और युवाओं के लिए ही प्रयास करते रहते हैं। युवाओं को ही सबसे ज़्यादा मौका देना चाहते हैं, देते हैं। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में एकजुट होकर एक मन कर लें, निर्णय लें। एक बार करना क्या है, एक बार निर्णय लेंगे, उसी लाइन पर सकारात्मक प्रयास करते रहिए। सफलता आपको जीवन में निश्चित तौर पर मिलेगी ही मिलेगी, पर आपको लाइन स्वयं चुननी होगी। व्यापार करना है तो व्यापार किस ट्रेड में जाना है, ट्रेडिंग में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, जिस भी लाइन में जाना है, आपको निर्णय लेके उस पर एक बार एक मन से एक दम लगा के एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहा जाता है बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, तो इसको दूर करने के लिए मतलब कोई सुझाव आपके पास हो? देखिए, बेरोजगारी दर निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा भारत में बढ़ रही है और हो उसके लिए क्या रहा है कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्क की थोड़ा सा समस्या आती है। जैसा हमने अभी बताया था, लोग क्या करते हैं कि काम अगर कंपनी के लिए कर रहे हैं, एम्प्लॉय होते हुए कर रहे हैं, तो अगर वो जो करते हैं उससे और कुछ कोशिश करें कि मैं और इससे अच्छा करूं, तो उनका एम्प्लॉयर भी संतुष्ट रहेगा, उनका अपना मनोबल स्वयं का भी बढ़ेगा कि मैंने देखो कितना सुंदर काम करा, कितना साफ काम करा, कितना क्लीन करा, तो सामने वाले का मनोबल भी बढ़ेगा और आपका भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दोनों का ही मनोबल बढ़ेगा। जो आपका एम्प्लॉयर है उसे भी ये लगता है कि ठीक है, इसने अच्छा काम किया है तो इसे मैं चांस दोबारा देता हूँ। नितिन जी, यूएस, यूके, ब्रिटेन, चाइना बड़ा बिजनेस हब है, और भारत में कैसे बिजनेस बढ़ सकता है, व्यापार बढ़ सकता है, और भारत विश्व में विश्व गुरु कैसे बन सकता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर यूएस यूके एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और यूएस यूके एक अच्छा प्लांट सेटअप बना के बैठे हुए हैं। पूरे विश्व स्तर की बात करें, विश्व में चाइना ने भी एक बहुत बड़ा अपना सेटअप लगा लिया है। चाइना पूरे विश्व में, चाइना को एक बड़ा मार्केट के रूप में देखा जा रहा है और मार्केट में उभर कर आया है। पर बात ये आती है कि देखिए, कोरोना काल के बाद में चाइना की छवि पूरे विश्व में इतनी ख़राब हो चुकी है, उसमें भारत को एक बड़ा मौका है। भारत के अंदर जितने प्लेटफॉर्म है, भारत के अंदर जितनी कंपनीज़ हैं, हम इनको ये कहना चाहेंगे कि ये अपना कैसे भी करके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम करें, सस्ते रेट पर चीज़ें बनाएं। क्वालिटी तो भारत इंडियन कंट्रीज़ देती हैं, क्वालिटी पूरी देती हैं, चाइना की तरह नहीं करती हैं, जो कमिटमेंट करती हैं वो पूरा करती हैं। हम इंडियन कंपनी से ये कहना चाहेंगे कि अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आप कम कर लीजिए, जिससे कि कॉम्पिटिट करने में वर्ल्ड में चाइना को मात दे सके भारत। और जैसे ही ये सब हो जाएगा, रेट सस्ता मिलने लगेगा, तो इंडिया का माल पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने लगेगा, रोटेशन घूमने लगेगा। चेन जब घूमने लगेगी तो जो कंपनी 2 लाख का व्यापार करती है या 50 लाख रुपए साल का व्यापार करती है, उसे 5 करोड़ के ऑर्डर मिलने लगेंगे, तो उसका प्रॉफिट टर्नओवर बढ़ गया, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन तो अपने आप ही उससे बेहतर ही आएगा जो पहले आ रहा था। तो मार्जिन कंपनीज़ को कम करने पड़ेंगे। भारत सरकार से भी हम ये निवेदन करेंगे कि हर चीज़ के अगर प्राइस बाउंड कर दिए जाएँ, इनको ये प्राइस बाउंड कर दें, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। और एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल भी एक्सपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट की क्वालिटी अच्छी देनी होती है, जो कि एक्सपोर्ट करने में अगर यहाँ से इंडिया को फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करा दी जाएगी तो वर्ल्ड फेमस हो जाएगा भारत। इसी तरीके से देखिए, एक्सपोर्ट के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है कि विश्व गुरु भारत को बनाया जा सके। तो मुझे लगता है कि हमारे जो व्यापारी भाई हैं, इनके लिए आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये अपनी चीज़ों को रख सकें? देखिए, निश्चित तौर पर भारत के अंदर भारत सरकार ने पहले भी कई प्रयास किए हैं और कई समय से करते चले आ रहे हैं, पर सकारात्मक कहीं होते हैं, कहीं थोड़े बहुत इम्प्लीमेंटेशन की कमी रह जाती है, उस कारण से हो जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सारे मौसम है, सारी संभावनाएं, हर तरीके के कारीगर हैं, हर तरीके के एक्सपर्टीज़ हैं, हर तरीके के लोग हैं, नाचने वाले भी हैं, टेढ़े भी हैं, मेढ़े भी हैं, रस्सी पे चलने वाले हैं, पानी में पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, हज़ारों फीट से कूद भी जाते हैं, सारे मौसम है भारत के अंदर। भारत एक ऐसा देश है जो वाकई में विश्व गुरु बन सकता है। अगर हिंदुस्तानी चाहे तो अगले 5, 7, 10 सालों में भारत विश्व गुरु बन के दिखा सकता है। प्रयास हमको, आपको करना होगा, प्रयत्न करने होंगे, सरकार को सुझाव देने होंगे। जिसके जो सुझाव है वो हमें भी दे सकते हैं, सरकार को सुझाव दे सकते हैं। सरकार अगर उस पर इम्प्लीमेंट ढंग से करा देगी तो भारत निश्चित तौर पर भारत विश्व गुरु बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
नितिन जी, आज बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है, लॉस मेकिंग जितने भी बिजनेस है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ी विडंबना है और बड़ी दुख की घड़ी है कि विश्व स्तरीय व्यापारों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। कोरोना काल के बाद में कंपनीज़ का, प्राइवेट कंपनीज़ का, छोटे व्यापारियों का, बड़े व्यापारियों का घाटा सबका ही बढ़ा है। और पहले मुनाफा होता था, अब घाटा होता है। तो निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि पहले आप जो सुझाव हैं, आपको ये बताना चाहेंगे कि आप किसी भी तीर में, किसी भी परिस्थिति में घबराएं ना। समय सबके साथ अच्छा बुरा आता है। कभी ये मत सोचिए मेरा खाता एनपीए हो जाएगा या मेरा खाता एसएमएस 3 में चला गया है। तो आप इस पर क्या है, लोग पैनिक हो जाते हैं, पर तनाव ले लेते हैं। तो तनाव ना लें, ठंडे दिमाग से निर्णय लें कि करना क्या है। एक बार डिसीज़न, कठोर डिसीज़न लेने पड़ेंगे आपको। कठिन डिसीज़न लीजिए, स्वयं लीजिए। सिंगल मैन डिसीज़न मेकिंग सबसे बेस्ट होता है। अगर आप स्वयं डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, अपने परिवार के जो मेन मुखिया हैं, जो लोग हैं, जो आपके साथ हाथ बटा के चलते हैं, कंधे से कंधा बना के चलते हैं, वो आपके उनके साथ बैठ के डिसीजंस लीजिए। एनपीए हो रहा है, ठीक है, उसके लिए भी प्रोसेसिंग की जा सकती है, प्रयास किया जा सकता है, बैंक से बात की जा सकती है। बैंक का समय भी दे रही हैं और देंगी भी। बहुत सारे लोगों को लगता कि हमारी कंपनी प्रॉपर्टी नीलाम कर देगी, बैंक में इमेज ख़राब हो जाएगी, मार्केट में इमेज ख़राब हो जाएगी। देखिए, ये तो उतार चढ़ाव है, बिज़नेस में चलते रहते हैं। और जिसने एक बार घाटा हुआ है, वो फिर घाटे के बाद जो अनुभव आता है घाटे के बदले में, वो अपने आप में बहुत बड़ा यूनिक होता है, बहुत मनोबल बढ़ा के लाता है और आपके सारे अच्छे बुरे अनुभवों को साथ कंसोलिडेट करके आपके भविष्य की रणनीति बनाता है। तो एनपीए पे आप, अगर एनपीए हो रहा है, अपने लीगल एडवाइज़र से सलाह लीजिए। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड करने के लिए सोच लेते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और करने के लिए सोच लेते हैं। तो ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, मेरा ऐसा मानना है। और इसमें आप लोग जो, क्योंकि आपने कोई चोरी तो की नहीं है, आपने लोन लिया है, टैक्स दिया है, हर चीज़ पे आप टैक्स देते चले आ रहे हैं, टैक्स पेयर हैं। भारत का टैक्स पेयर जो है, उसको ये बात सोचनी चाहिए कि भैया हम तो टैक्स देते हुए आ रहे हैं, हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, आप कोई ख़राब काम थोड़ी कर रहे हैं। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनपीए कम हो रहे हैं, सरकारें भी इसका फेवर में है, सरकार भी, भारत सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत अच्छे से प्रयास और प्रयत्न कर रही है। निचले स्तर के कुछ बैंक कर्मचारी और बैंक के कुछ अधिकारी इस पर पतीला लगा रहे हैं। उसके लिए भी हम, इस पर अगर कहीं कोई सुझाव आएगा तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करेंगे। नितिन जी, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा में युवा और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में आप बताएं थोड़ा। देखिए, निश्चित तौर पर जैसे हम पहले से कहते चले आ रहे हैं, हम पिछले काफ़ी लंबे समय से ये बात कर रहे हैं कि युवाओं का प्रतिनिधित्व और व्यापारी का प्रतिनिधित्व जब ही बढ़ेगा जब लोग राजनीति में आगे आएंगे। और इसमें हम सरकार से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि युवा और व्यापारी, युवा के लिए और व्यापारी के लिए, युवा के लिए एक इस तरीके से कोई व्यवस्था की जाए, और व्यापारियों के लिए तो ख़ास तौर से विधान परिषद और विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा के लिए पार्टियों को ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें, वैश्य समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें, जिससे कि वो व्यापारी भी होते हैं और बड़े तबके के कार्यकर भी होते हैं। तीसरी बात ये कहना चाहेंगे कि राज्यसभा में देश का उच्च सदन है। उच्च सदन में हर वर्ग के लोगों को, एक जो विशेष करके अच्छा कार्य करते हैं, उनको सदस्यता माननीय राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। और कहीं कहीं जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने एक महान काम किए होते हैं, उनको भी दी जाती है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि व्यापारी भी एक अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होता है और बहुत लंबे समय से, सालों सालों टैक्स देता चला आ रहा होता है, देश की अर्थव्यवस्था को बना रहा होता है। तो हम ये निवेदन करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से, कि इसमें आप राज्यसभा में व्यापारियों के लिए एक रिज़र्व कोटा किया जाए, जिसमें राज्यसभा की 1 सीट, 2 सीट व्यापारियों के लिए राज्यसभा की सीटें निर्धारित की जाएं। ऐसे ही राज्यों में जहाँ जहाँ विधान परिषद हैं, वहाँ राज्यों में भी विधान परिषद की सीटों का निर्धारण किया जाए। राज्यसभा में व्यापारियों की सीट निर्धारित की जाए, भारत की राज्यसभा में व्यापारियों की सीट निर्धारित की जाए। जितने राज्यों में विधान परिषद है, उन राज्यों में विधान परिषद सदस्य के लिए भी व्यापारियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएं। और
सदन में, छोटे सदनों में, नगर निगम है, नगर पालिका, नगर महापालिका, ग्राम प्रधान है, बीडीसी हैं, हम निचले स्तर पे भी ये कहते हैं कि व्यापारियों के लिए भी कुछ सीटें जरूर आरक्षित करनी चाहिए, जिससे कि जो अर्थव्यवस्था और कई व्यवस्थाएं संभालने की बात आती है तो व्यापारी उसको संभालता रहेगा। जी नितिन जी, भारत सरकार में भी बहुत सारे आयोग हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए कोई आयोग है या नहीं है, इसके बारे में कुछ बताया। देखिए, निश्चित तौर पर भारत सरकार में व्यापारी आयोग का गठन एक होना चाहिए। व्यापारी आयोग का जो भी पीड़ित प्रताड़ित व्यक्ति हों वो व्यापारी आयोग में जाकर अपनी समस्या बताएं, क्योंकि उसमें अधिकारियों का भी संज्ञान लेना चाहिए। अधिकारी पूरे प्रदेश और पूरे देश में व्यापारियों का उत्पीड़न करते चले आ रहे हैं, उत्पीड़न करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं व्यापारी उस पीड़न को सहन करता रहता है, क्योंकि उसे व्यापार करना होता है। उसके पास इधर उधर चक्कर लगाने के लिए, सिफारिश करने जाने आने के लिए कोई टाइम नहीं होता। तो उसका गठन होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री से हम ये मांग करेंगे कि व्यापारी आयोग का गठन किया जाए। मांग के लिए हमने चिट्ठी लिखी हुई है और आगे भी हम मांग करते रहेंगे। व्यापारी आयोग का गठन होना चाहिए। एक व्यापारी सेस लगा देना चाहिए, व्यापारियों पर एक बिजनेस सेस लगा दिया जाए और वो उस व्यापारियों के कल्याण के लिए उसका कहीं उपयोग कर लिया जाए। व्यापारियों के कल्याण के लिए ही उसमें भारत सरकार की तरफ से अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे युवा और व्यापारियों की, तो एक युवा और व्यापारी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रयास और प्रयत्न पूरे मन, ताकत, हिम्मत से लगा के करें, जिससे कि निश्चित तौर पर उसको सफलता भी मिलेगी और कम समय में सफलता मिलेगी। तो कुछ समय के बाद में उसको वो अनुभव हो जाएगा। सफलता एक अनुभव में बदल जाती है और अगली बार जब आदमी प्रयास करता है, जो भी व्यक्ति विशेष होता है, अगली बार उस पर जो प्रयास करता है तो वो और ज़्यादा उसको फिर सफलता जो मिलती है और मजबूती से मिलती है, कई गुना ज़्यादा मिलती है। और हमारे व्यापारी बंधुओं के लिए क्या मैसेज है? देखिए, निश्चित तौर पर व्यापारी इस देश की रीढ़ है। अर्थव्यवस्था व्यापारी बनाए हुए है। हर मोर्चे पे सरकार के साथ व्यापारी रहता है। हर मोर्चे पे व्यापारी ही सरकार का साथ देता है, चाहे वो टैक्स दे के देता हो, चाहे वो चंदा दे के देता हो, चाहे वो समाज की सर्व व्यवस्था की बात करता हो, चाहे वो समाज में हर एक वर्ग में व्यापारी वर्ग बैठा होता है, हर तबके में व्यापारी वर्ग होता है। वो समाज में सरकार के पक्ष में और खिलाफ भी संदेश देने का काम करता है। सरकार के साथ भी रहता है, कभी कभी सरकार के विरोध में भी रहता है। तो व्यापारियों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भी सरकार में आके सरकार में बैठिए, देखिए सरकार की समस्या क्या है, सरकार की अच्छाइयाँ क्या हैं, सरकार की बुराइयाँ क्या हैं। तो हम लोगों को कम से कम ये समझ में आएगा, अपने लोगों को ये समझ में आएगा कि सरकार में रह के क्या क्या काम किए जा सकते हैं, कानून बनाए जा सकते हैं, बहुत अच्छा काम किया जा सकता है और जो हो रहा है उससे कुछ बेटर ही किया जाएगा, क्योंकि व्यापारी को अनुभव होता है और वो अनुभवी व्यापारी अगर सरकार में बैठेगा तो सरकार अच्छी चलाएगा, अनुभवी सरकार चलाएगा और सरकार में उच्च स्तर पर बैठे हुए जो लोग हैं उनसे भी अच्छे से अच्छा तालमेल बना के विश्व स्तरीय व्यापार बढ़ाकर दिखाएगा। आज की कड़ी में हमारे साथ थे पूर्व राज्य मंत्री नितिन गुप्ता जी। अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।